गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। काफी कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, कुछ अप्रोच क्लियर हुई बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर? अच्छा, थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमारा आइडिया रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर 2025। कौन से तरीके हैं, क्या मटेरियल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें क्या कहते हैं, वहाँ से समझ लेते हुए हम एक कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि जब सेशन के अंत में मैं आपसे ये पूछूं कि ज्योग्राफी पढ़ने को लेकर अप्रोच आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, तो वो थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी, या हिंदी में जैसे हम भूगोल के नाम से जानते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल पढ़ने की क्या कोशिश की है? एनसीईआरटीज पढ़ी हैं? चलिए, ठीक है। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन आई कि एनसीईआरटीज आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे? चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपने देखे हैं, ठीक है। और कुछ टेस्ट वगैरह आपने लगाए हैं, क्लासेस की हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने की है, कुछ ने नहीं की। अब मेरा अगला प्रश्न है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं, तो ज्योग्राफी को लेकर ऑब्जर्वेशन क्या है? और आप मुझे अलग अलग बताएंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को लेकर ऑब्जर्वेशन क्या है। और जब मैं पूछी ऑब्जर्वेशन, तो मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या कोई ट्रेंड एनालिसिस आप रखते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि वहीं से आगे तैयारी कैसे होनी चाहिए इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है जी? ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि संकल्पना आधारित, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ज्योग्राफी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब ऑब्जर्वेशन हमने देखा है मोटा मोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, लेकिन ऑब्जर्वेशन या ट्रेंड की ज्यादा समझ, ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, मेंस को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? ये तो था प्री को लेकर, मेंस को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है? मेंस के क्वेश्चंस देखे हैं? यही बता दीजिए कि कौन से पेपर में ज्योग्राफी पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वेटेज होता है? ठीक है, जीएस पेपर 1 कितने क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं? हाँ, 8 to 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं। और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज है ज्योग्राफी का मेंस में? लगभग 100 अंक के आसपास। तो ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए पूछे ताकि मुझे पता रहे कि सेशन को किस स्तर पर लेकर जाना है, आप लोगों की क्लैरिटी कितनी है। तो अभी तक जो समझ में आया, आपने थोड़ी बहुत कोशिश ज्योग्राफी को पढ़ने की है, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, यही मैं समझूं। क्योंकि देखिए, एक होता है अध्ययन, स्टडी, है ना, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस जो फाइनल हम एग्जाम में करते हैं, आप चाहे जितना भी पढ़ लें, आपकी परफॉर्मेंस या आपका निष्पादन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित ट्रेंड क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किसका कितना वेटेज है। जब तक ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं होगी तब तक आपका पढ़ना परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उपयोगी नहीं बन पाएगा। तो इस सेशन का पर्पज यही है कि आपको एक दिशा मिले कि ज्योग्राफी को पढ़ना है तो किस ढंग से पढ़ना है, किस तरह के टॉपिक्स पर फोकस करना है, क्या सामान्यतः कुछ मिथ कुछ भ्रम है ज्योग्राफी को लेकर, और अंत में क्या मटेरियल होना चाहिए और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए ज्योग्राफी को कवर करने की। इन्हीं सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। चलिए, एक और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन से आइडिया ज्यादा लगता है। अगर एक आम व्यक्ति की तरह आपको मुझे बताना हो कि ज्योग्राफी और भूगोल क्या है तो आप क्या बताएंगे? हम अभी बहुत उच्च स्तर पर जाकर बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं जानते, इसलिए एक आम व्यक्ति के स्तर पर, एक एस्पिरेंट जिसने तैयारी की है, बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ज्योग्राफी क्या है उसके लिए? बिल्कुल, पृथ्वी को जानना या पृथ्वी का अध्ययन, जिसमें हम पृथ्वी का धरातल, उसके जो जलवायु तरह के पहलू हैं, अच्छा मानवीय जो क्रियाकलाप हैं और उनकी अंतःक्रिया, सबको हम ज्योग्राफी में जानने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसे आम व्यक्ति अनुभव कर पाता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी पर ही, भूगोल पर ही सब निर्भर है। कैसे निर्भर है? आप देखोगे अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी पर निर्भर है। कैसे निर्भर है अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी पर? संसाधन कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ किस तरह की जो है चट्टानों में किस तरह के संसाधन मिलेंगे, कहाँ किस तरह की मृदा है, किस तरह की कृषि होगी, ये सब दशाएं कौन प्रदान करता है? ज्योग्राफी। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की या किसी भी समाज की इकोनॉमी को ज्योग्राफी प्रभावित कर रही है। इकोनॉमी को छोड़िए, कुछ समाज को ही ज्योग्राफी प्रभावित करती है। आप भारत का उदाहरण ले लीजिए, भारत में जितनी भौगोलिक विविधताएं हैं उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। हिमालयी क्षेत्र का जो रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं हैं वो अलग मिलेगी, मध्य भारत की अलग मिलेगी, दक्षिण भारत की अलग मिलेगी, क्योंकि हर एक स्थान पर जो जलवायु दिशाएं हैं, जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो समाज, संस्कृति भी भूगोल से प्रभावित हो रही है, अर्थव्यवस्था भी भूगोल से प्रभावित हो रही है, और भूगोल और पर्यावरण का जोड़ तो हम सभी जानते हैं। जो भौगोलिक हमारे प्रक्रम है, जिसे हम कहते हैं कि ज्योग्राफिकल फिनोमिनास, वहीं से जुड़ता है एनवायरमेंट। जुड़ रहे हैं ना एनवायरमेंट। चक्रवात की हम बात करते हैं, है ना, या लैंडस्लाइड की हम बात करते हैं, अलग अलग तरह की आपदाओं की हम बात करते हैं। तो आपदाएं भी किससे जुड़ गई हैं? ज्योग्राफी से जुड़ गई हैं, क्योंकि चक्रवात एक फिनोमिना है ना, है ना। अब वो जब कहर मचाता है तब हम उसे कहाँ पढ़ते हैं? आपदा में पढ़ते हैं। लैंडस्लाइड एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, भूस्खलन, है ना, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। लेकिन जब वो तबाही मचा रहा है, उससे जन माल की हानि हो रही है, उससे सुभिद्धता जुड़ जा रही है, तब हम उसे डिजास्टर कहते हैं। लू ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, कुछ कंडीशंस होती हैं तब लू की स्थिति होती है, हीट वेव की स्थिति होती है। अब उसके चलते अगर लोग प्रभावित होने लगे, जीवन को क्षति होने लगे, प्रोडक्टिविटी कम होने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक डिजास्टर हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज्योग्राफी को सिर्फ आप ज्योग्राफी तक ही सीमित करके नहीं देख सकते, बल्कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आधार प्रदान करता है। जैसे समाज संस्कृतियां हो गई, जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, जैसे कि डिजास्टर हो गया, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया। तो जिससे भी मैंने पूछा था और जिन्होंने जवाब दिया था कि ज्योग्राफी हम कहाँ पढ़ते हैं, तो बिल्कुल हम जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस जीएस पेपर 3 तक भी जाती है, जहां हम एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ते हैं, जहां हम डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, पेपर 1 से 3 तक की यात्रा ही नहीं है, उल्टी यात्रा भी है। पेपर 3 से भी कुछ चीजें मैं मेंस के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे पेपर 1 में ज्योग्राफी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ज्योग्राफी से ज्यादा एनवायरमेंट के लगते हैं, है ना। तो दोनों तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ट्रेंड एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप पढ़ोगे तो मतलब बिना उद्देश्य की तैयारी करने जैसा रहेगा, जो ज्यादा आपको कोई आउटकम नहीं दे पाए।
का। तो ज्योग्राफी की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है, आम जन जीवन से जुड़ा हुआ, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसलिए सब्जेक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है। पहले आप लोगों की समझ क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक्स पर हम जाते हैं, तो हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस पता है ज्योग्राफी का क्या है? सिलेबस को अच्छे से देखना है, तोड़कर समझने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे सिलेबस कितना कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को फिर भी खोला हुआ है। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना हो, दो चीजें आपको सदैव करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो। पहला, सिलेबस क्लियर होना चाहिए, और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट पिछले 5 से 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका ट्रेंड आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे जब आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। क्यों? क्योंकि पढ़ते टाइम आप लिंक कर पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, कोई भी करंट अफेयर का आर्टिकल है, स्टैटिक में पढ़ रहा हूं, ये कौन से टॉपिक से लिंक करता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उसे एग्जाम में यूज नहीं कर पाते। तो सही डायरेक्शन में पढ़ना और एग्जाम में यूज कर पाना, ये काम आप तभी सीख पाओगे जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आपकी पकड़ हो। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे, फिर हम ट्रेंड पर आएंगे। तो सिलेबस क्या है? भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। सिलेबस काफी कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। सिलेबस सिंपली आपको ये कह रहा है कि आपको सिर्फ भौतिक भूगोल तक सीमित नहीं रहना, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल भी आपको अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए, अब मैं आती हूं मेंस में। मेंस में देखिए, विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, पहला टॉपिक है ये। अब भौतिक भूगोल की जो विशेषताएं आपको पढ़नी है। दूसरा, विश्व भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक। यानी पहला पार्ट जहां भौतिक भूगोल की विशेषताओं की बात कर रहा है, जो दूसरा सिलेबस का पार्ट है वो मेनली किस पर सेंटर्ड है? संसाधनों पर। यानी यहां पर ज्योग्राफी इकोनॉमी से जुड़ जाती है। थर्ड पार्ट देखिए, जो भूभौतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, है ना, और कुछ किसी स्थान की कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे जल निकाय हो गया, हिम टोपियां हो गई, वनस्पति और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव। तो आप क्लियरली देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में भौतिक भूगोल, जो जो सारी चीजें हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, सी स्प्रेड थ्योरी, और भी इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हम सब पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ते हैं, सारी चीजें कहाँ आ गई? फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में हमें स्पेसिफिकली संसाधन, इंडस्ट्री, कहाँ क्या मिलता है, एग्रीकल्चर, उस पार्ट पर फोकस करना है। और जो थर्ड यूनिट है वो भूकंप, सुनामी, इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले तो सिलेबस को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी हमने सिलेबस को संक्षिप्त में देखा है। आपका ये होमवर्क है कि एक एक टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर तो बहुत कॉम्पैक्ट लिख दिया कि भौतिक भूगोल की विशेषताएं। अब भौतिक भूगोल की विशेषताओं में कौन कौन सी सब यूनिट इंक्लूड है, ये काम आपको प्रॉपरली घर बैठ के करना है। और ये इजीली आप सर्च करना, ये सारी सहायता आपको आसानी से मिल जाती है। पहला काम ये करना है, क्योंकि यहीं से टॉपिक क्लियर होंगे। अब मैं आती हूं, यूपीएससी ने ज्योग्राफी से प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे हैं, क्या वेटेज है। तो क्या वेटेज है प्रीलिम्स का? पंद्रह से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे थे। ज्योग्राफी से आप देखोगे, अगर मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर को छोड़ दूं तो इससे पहले लगभग 10 के आसपास प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जा रहे थे। 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें अचानक से ज्योग्राफी के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन। इससे पहले ज्योग्राफी का वेटेज प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चंस के आसपास ही था। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी किन टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं? अपुआ तंत्र से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी भू आकृति विज्ञान और आर्थिक भूगोल। तो ये सारे सेगमेंट्स रहे हैं जहां से कंपैरेटिवली प्रीलिम्स में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिए ना जरा,
ये पिछले 7 वर्ष, अगर हम 24 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर छोड़ दें तो उससे पिछले 7 सालों में लगभग 58 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो वही 8 से 10 के बीच कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का वेटेज बैठ रहा था। बट इससे पता क्या चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप सिर्फ इस आधार पर नहीं ले सकते कि अब तक उसमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। यूपीएससी कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकती है, जैसे इस बार हुआ। ज्योग्राफी से अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये देखने के बाद कि ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इस पर अब हम आते हैं। जरा कुछ क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, बाकी पूरी फाइल आपके पास है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की फाइल, क्वेश्चन पेपर्स की फाइल, वहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्रश्न को पढ़िए, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ट्रेंड एनालाइज करेंगे। देखिए, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने के क्षेत्र की खेती की तुलना में अधिक है और गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। क्या समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर में भी ये पूछा गया है कि किस कृषि उत्पाद के तहत कितना क्षेत्रफल आता है, और तुलनात्मक रूप से स्टेटमेंट बनाकर अलग अलग तरह से स्टेटमेंट आपके सामने रखकर इस चीज को जानने की कोशिश की गई है। अच्छा, अगर एग्रीकल्चर से यही क्वेश्चन आप देखना इकोनॉमी में पूछा जाता तो क्या होता, या कब हम कहते कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का और कब हम कहते कि इकोनॉमी का है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी हम पढ़ते हैं। जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल नहीं बल्कि उसका इकोनॉमिक डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक डायमेंशन जब हम एमएसपी की बात करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती। किसी भी फसल के उत्पादन की क्या दशाएं हैं, क्या भौगोलिक उसका वर्गीकरण है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो चलिए, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और देखिए, दलहन क्यों पूछा गया? क्योंकि दलहन के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, दलहन तिलहन, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। और तीसरा, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? उत्पादन की दशाएं पूछी जा रही हैं, कब कौन से सीजन में किस दाल का उत्पादन होता है। तो ये पार्ट कहां से लिंक होता है? ज्योग्राफी से लिंक होता है कि वो कौन सी जलवायु दशाएं हैं जिसमें किसी भी तरह की फसल का उत्पादन होता है। इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत आउट ऑफ लीग कुछ पूछ दिया गया है। कहाँ उत्पादन हो रहा है, किस चीज का उत्पादन किस सीजन में होता है, किस फसल के उत्पादन के तहत कितना क्षेत्रफल है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, लेकिन पैटर्न आपको पता कब चलेगा, आप पढ़ते टाइम इन चीजों पर ध्यान कब देंगे? जब आपको ये पता होगा कि इस तरह के प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छा जो है विश्लेषण आपके दिमाग में होना चाहिए। ये देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट आधारित प्रश्न है। देखिए जरा, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी ने नहीं सुना इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में? ऐसा है, सुना है ना सबने? अब देखना स्टेटमेंट, आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरी स्टेटमेंट, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो एक ऑब्जर्वेशन, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूं, सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, क्योंकि सारे जितने प्रश्न पूछे गए हैं 5 से 7 साल में वो इस सेशन में कवर नहीं हो सकते।
स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखिए, हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि बिल्कुल एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में किस फसल उत्पादन के लिए किस तरह की दशाएं महत्वपूर्ण हैं, है ना, किसका कितना क्षेत्रफल विस्तार है, ये सारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो गए। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस चीज पर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में क्या समझ आया कि ज्योग्राफी में बेसिक कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट और संकल्पनाओं को समझते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधा उन्हीं पर आधारित होते हैं। आपको समझना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए 2021 में एक और प्रश्न पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ये हम पढ़ते हैं ना कि व्यापारिक पवनों का क्या प्रभाव होता है महाद्वीपों महासागरों पर। दूसरा, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन, जिसे पछुआ पवन हम कहते हैं, पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप चाहो तो एक रफ जो है मैप ड्रॉ कर सकते हो सिंपली, और आप जरा लिंक करके उस मैप को ड्रॉ करके देखना कि पूर्वी पवने कहां से कहां। अब देखिए महाद्वीपों का पूर्वी खंड कहां आएगा, पश्चिमी खंड कहां आएगा। दूसरा, पछुआ पवने। सिंपल इस आइडिया पर अगर इस स्टेटमेंट को रख कर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पवने आती हैं कहां से कहां, जल एकत्रित करती हैं, किस दिशा में बह रही हैं। अच्छा, पूर्वी खंड कहां पड़ेंगे, पश्चिमी खंड, महासागर, महाद्वीप, ये सारी कैलकुलेशन करोगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो कंसेप्ट को समझना है। और एक और ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है, चाहे इंडियन ओशियन डाइपोल की मैं बात करूं, ये देखिए ऊपर हमने अभी क्वेश्चन देखा था, मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को समझना बहुत आसान है। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जो है ओशियन अगर गर्म है, तापमान उच्च है, तो आईओडी पॉजिटिव फेज में होता है या नेगेटिव फेज में होता है। तो डायग्राम के थ्रू जितना ज्योग्राफी में चीज़ों को पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन का उत्तर भी सीधा, आपने रटनी नहीं है चीज़ें, रटकर आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगर आपको सिंपली आइडिया है पूर्वी पवनें कहाँ चल रही हैं, पछुआ पवनें कहाँ चल रही हैं, इस आइडिया पर आधारित ज्ञान अगर आपके पास है तो आप इजीली उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल इसी साल का क्वेश्चन है 2024। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखना कितना बेसिक क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा, कथन 2, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। सिंपल हम पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि क्षोभ, जो हमारा भूमध्य रेखा है उस पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है, पढ़ते हैं हम, है ना। तो अधिक है या नहीं पहले तो यही पूछा गया, और अगर है तो क्यों है ये पूछा गया है। सिंपल कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये देखिए, ये भी इसी साल के पेपर से उठाया गया प्रश्न है। देखिए जरा, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं। ध्यान देना, कौन से माह में, जनवरी माह में, यानी जब शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होती है ना, ये भी ध्यान रखना है। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। क्या आप रट के जा सकते हैं? आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जनवरी का माह जब शीत ऋतु होती है तो जल और स्थल के तापमान में क्या अंतर होता है। जल आपको पता है तेजी से गर्म होता है, ठंडा होता है, धीमे 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 गर्म होता है और धीमे धीमे ठंडा। तो जब जनवरी में शीत ऋतु आ जाएगी, कंसेप्ट समझाना उद्देश्य नहीं है, जस्ट आइडिया देना है। जनवरी शीत ऋतु है तो हमारा जो स्थल भाग है वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में जल भाग गर्म रहेगा। तो जो यहाँ पर स्थल पर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जल में ऊपर के अक्षांशों तक भी रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा रहेगा। तो जनवरी माह में किस तरफ जाएंगी, स्थल से अगर जल की तरफ जा रही हैं तो उत्तर की तरफ। यही सिंपल कोरिलेशन है। तो बेसिक कंसेप्ट आधारित प्रश्न है और सबसे अच्छा स्रोत इसका है बेसिक एनसीईआरटी। ये देखिए एनसीईआरटी से उठाया गया मानचित्र है, कुछ और नहीं। तो याद रख लीजिए, जनवरी में ये देखो, जब महाद्वीप से महासागर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है, उत्तर की तरफ चला जा रहा है। स्टेटमेंट दूसरी इस क्वेश्चन में देखना, शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक
अफवाह। क्या गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा है? तो बेसिक आइडिया आधारित प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन निकालो। पहले 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखे, वहां से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। अब हमने कंसेप्ट आधारित प्रश्न देखे, यहां से ऑब्जर्वेशन निकाली कि ज्योग्राफी को जितना हम कठिन समझते हैं कुछ पार्ट्स को, उतना कठिन नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो ज्योग्राफी आधारित प्रश्न अभी भी बहुत ही ज्यादा जो एक पैटर्न स्टैब्लिश है उसी पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो आप प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे। ये देखिए, हीट बजट हम सब पढ़ते हैं, 2022 में पूछा गया है। हीट बजट के बारे में स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, अपवाह तंत्र के बारे में मैंने दिखाया था कि काफी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो देखिए जरा, कुछ युग्म दिए गए हैं, उनका आपको मिलान करना है कौन सा सही है। और ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल, पोपिकोडा, सत्यमंगलम, वायनाड। क्या समझ में आ रहा है? कुछ ही क्वेश्चन यहां दिखाए हैं। ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आ रही है आपको कि ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, यानी मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा, बेसिक कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भू आकृतियों पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली गई है। बिल्कुल बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। आपको यूट्यूब पर इस रिगार्डिंग वीडियो भी बहुत सारे हैं, है ना। विजन आईएएस ने ही पूरा एनालिसिस करवाया है, वहां से आप एनालिसिस देखिए और ऑब्जर्वेशन निकालिए कि ज्योग्राफी के किस पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करना सिर्फ इतना है कि जब आप खुद पढ़ने लगें तब उन ऑब्जर्वेशन को अपने पढ़ाई में इंक्लूड कीजिए। कि जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जब अपवाह तंत्र आप पढ़ रहे हैं तो अपवाह तंत्र में अच्छा इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः यूपीएससी पूछ रही है। जब आप मैप पढ़ रहे हो तो मैप में अच्छा इस प्रकार के कि कई बार क्या क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है ये भी पूछा जा रहा है। कई बार रूट भी पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट रूट, इस तरह के प्रश्न। तो अगर आपको आइडिया है कि प्रश्न किस प्रकार के हैं तो पढ़ते टाइम भी आप उन चीजों पर ध्यान दे पाओगे। और भी बहुत सारे, किसी को याद है इस साल ज्योग्राफी में और क्या प्रश्न पूछे गए हैं? घटती जन्म दर के बारे में प्रश्न है ह्यूमन ज्योग्राफी से। इटली, जापान, साउथ कोरिया सब ऑप्शन थे। कुछ साउथ अफ्रीका की कंट्रीज थी। बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वहां जन्म दर अभी कम कहाँ हो रही है ना। आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या समझ में आ रहा है कि पैटर्न को निकालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, जब पढ़ भी लेते हैं उसके बावजूद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पढ़ते टाइम इस चीज पर तो ध्यान दिया ही नहीं था कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। हम तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चैप्टर्स को खत्म करते जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन कैसे उठेंगे ये तो कभी रुककर सोचा ही नहीं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन थीम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उन थीम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझकर चलिए, क्योंकि कंसेप्ट आधारित डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें चूक होने की कोई संभावना नहीं बनती है। ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि आपने पढ़ा है और आपको आता है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर ही देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और साथ ही जो पढ़े उसे मैप से लिंक करके देखिए। मैपिंग करते हैं वो तो बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ना ही है, लेकिन प्लेट बाउंड्रीज हम पढ़ते हैं, अर्थक्वेक के कौन से हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं, ये सब जब आप पढ़ते हो, है ना। इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, भारतीय मानसून फिनोमिना हो गया, कैसे आइसोथर्म ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही है, उत्तर दक्षिण की तरफ, हर एक चीज को अगर आप मैप के साथ लिंक करके पढ़ोगे तो इमेज आपके दिमाग में जाएगी। जैसे मैंने आइसोथर्म का मैप आपको दिखाया, हो सकता है 1% आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं याद आ रहा कि महाद्वीप से महासागरों की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे नीचे, आप नहीं लिंक कर पा रहे। अगर आपके दिमाग में मैप की पिक्चर है कि आपने कहीं देखा था तो जनवरी में तो ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही थी, वहां से भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो ना सिर्फ मैप और डायग्राम ज्योग्राफी को अच्छे से समझने में सहायक होते हैं, कई बार प्रश्नों का सही से उत्तर भी आपको मैप्स या डायग्राम्स के थ्रू मिल जाता है। तो जितना मेंटल वर्क करेंगे, जितना ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, जितना उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब ज्योग्राफी सिर्फ प्रीलिम्स तक तो सीमित है नहीं,
मेंस में क्या स्थिति है ज्योग्राफी की? 3 मैंने सिलेबस दिखाया था, मेजर टॉपिक हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने प्रश्न मेंस में पूछे जा रहे हैं, नए लोग जो आए उसमें से कोई बताना चाहेगा? लगभग 8 से 9 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं वेटेज आपको बताऊं तो 100 मार्क्स के आसपास का वेटेज ज्योग्राफी का है। आप लोगों को तो मैं जानती हूं, और हर बार आपको बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब आप बातों पर काम नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो पाती है। तो जो कहा गया है उसको पहले अमल में लाना पड़ेगा ना। जब आप कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो ना, शुरू कर रहे हो क्लास में भी, सबसे पहले उसका सिलेबस लिख लीजिए। उसके बाद कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आप भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको क्लियर रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। ठीक है, तो मेंस का हमने सिलेबस देखा था, मैंने बताया कि लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 100 के आसपास का वेटेज है। कुछ सालों में ये वेटेज बढ़कर 110, 115 तक भी गया है, कुछ में कम होकर 80 तक भी आया है। एवरेज हम कह सकते हैं कि 100 के आसपास का वेटेज ज्योग्राफी का है, सिंपली हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ज्योग्राफी में मेंस से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहली यूनिट है विश्व के भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषताएं। अब मैंने एवरेज बताया कि 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? एवरेज 2 प्रश्न। कुछ 1-2 साल में 2 से ज्यादा भी पूछे गए हैं, बट मोटा मोटा पिछले 5 से 7 साल के ऑब्जर्वेशन में शेयर करूं तो 2 प्रश्न इस स्पेसिफिक यूनिट से पूछे जाते हैं, पूरी ज्योग्राफी से नहीं। मेंस का सिलेबस दिखाया था, याद है? पहली यूनिट कौन सी थी? विश्व के भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषताएं। सामान्यतः इससे 2 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर डाले हैं, देखिए जरा। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। क्या ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो यूपीएससी ने अचानक से पूछ दिया है, या ये टॉपिक ऐसा है जो हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते? बहुत ही बेसिक्स आधारित ये प्रश्न है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, मतलब समुद्री धाराओं को कौन प्रभावित करता है, और विश्व के जो प्रमुख मत्स्य उद्योग हैं उसमें योगदान का आपको वर्णन करना है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे? प्रीलिम्स में भी था ना क्षोभ मंडल आधारित प्रश्न, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर पूछा गया है कि क्षोभ मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी मौसमी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो मौसम का प्रमुख निर्धारक कौन है? क्षोभ मंडल ही है। अच्छा, अगर ये प्रश्न जब पूछा गया था तब आप पढ़ते तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मदद मिलती। समझ लो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये इंपॉर्टेंस है। तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ प्रीलिम्स के पेपर सोल्व करेंगे तो ही प्रीलिम्स में मदद मिलेगी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट सेम है, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस भी सोल्व करते हो तो वहां से भी बहुत सारे कंसेप्ट आइडिया क्लियर होते हैं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है। प्रीलिम्स की बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हो तो वो मेंस में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है और ज्ञान कभी भी कहीं भी इस्तेमाल में आ सकता है। ये देखिए, इन यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। ये थी दूसरी यूनिट, आपको विश्व भर के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण है ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, ये सेकंड यूनिट है, मेंस के सिलेबस में दी गई है। अच्छा, इस पर आधारित प्रश्न जरा देखिए। भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ज्योग्राफी अब सिर्फ जीएस पेपर 1 तक सीमित नहीं है। ज्योग्राफी का योगदान जीएस पेपर 3 में भी है, और जीएस पेपर 3 में जो हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर पढ़ते हैं उसका प्रभाव जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी है। ये देखिए, आपको वन संसाधन, बिल्कुल हम वन संसाधन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर प्रभावों का परीक्षण, तो यहां पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट लिंक हो गया है। दूसरा, गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है, विवेचना कीजिए। अब कहने को तो ये प्रश्न ज्योग्राफी में पूछा गया है, बट क्या
ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो कि खनन क्षेत्र का हमारी जीडीपी में कितना योगदान है। ये हम स्पेसिफिकली कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जब तक क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर नहीं होगा, पढ़ने की अप्रोच कभी सही नहीं होगी। आप देख रहे हो कि यूपीएससी ने यहाँ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को लिंक कर दिया, यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमी को लिंक कर दिया। अब जरा सोचिए, आपको आइडिया ही नहीं है कि खनन का कितना योगदान है जीडीपी में। आपके पास एक बेसिक फैक्ट ही नहीं है, क्या आप अच्छा उत्तर लिख पाओगे? या फिर सोचिए कि आपको पता भी है, मान लीजिए, लेकिन आप ये क्वेश्चन देखकर ही नहीं गए, आपको आइडिया ही नहीं। आप सोचो कि बिल्कुल ज्योग्राफी में तो सिर्फ कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मेंटली तैयार ही नहीं हो और आप एग्जाम लिखना सीधा शुरू कर देते हो। क्या आपके आंसर्स में क्वालिटी आ पाएगी? पहले तो आप प्रश्न को देखकर घबरा जाएंगे कि अरे मैं तो जीएस पेपर एक ही देने के लिए बैठा हूं, ये प्रश्न कहां से पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए पहले से पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, ताकि उसी अनुरूप तैयारी कर पाओ। जब आप मेंस के लिए ज्योग्राफी को अप्रोच करो तो आपके दिमाग में रहे कि देखिए ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसे इकोनॉमी से लिंक करके भी पूछा जा सकता है, इसे एनवायरनमेंट से लिंक करके भी पूछा जा सकता है, इसे डिजास्टर से लिंक करके भी पूछा जा सकता है। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए, उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। अब पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण, क्षेत्रीय विस्तार को सीमित करने वाले कारक, बिल्कुल कारक तो पवन कहाँ है, किस गति में चल रही है, किस समय चल रही है, भूगोल उसे प्रभावित करता है, ज्योग्राफी प्रभावित कर रहा है, लेकिन पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी हम कहाँ पढ़ते हैं? एनवायरमेंट में, है ना? तो लिंक हो गया। तो ये जो लिंकेज है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए थर्ड यूनिट, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीता, हलचल, चक्रवात जैसे जो भूभौतिक घटनाएं हैं उस पर यह यूनिट आधारित है। इस पर आधारित जरा प्रश्न देखिए, हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन या लैंडस्लाइड के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी में कवर किया गया है। अगला देखिए, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका के ग्लेशियर का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्यों की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब एनवायरनमेंट भी लिंक हो गया और ज्योग्राफी भी लिंक हो गई। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। अब देख कर ये लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो जीएस 3 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जरा ध्यान से देखना प्रश्न पूछा क्या गया है। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर किसके प्रभाव की चर्चा करनी है? जलवायु परिवर्तन। और क्लाइमेट चेंज हम कहाँ पढ़ते हैं? जीएस पेपर 3 में। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा चीजें इंटरलिंक हो चुकी हैं। मेंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब जीएस पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं जो देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि कोर ज्योग्राफी के हैं। तो आपको अपनी तैयारी को भी उसी ढंग से इंटीग्रेट करना है। बस एक चीज ध्यान रखकर सदैव चलनी है कि अगर जीएस पेपर 1 में पूछा जा रहा है तो जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है या परिघटना है या जो एस्पेक्ट है वो कंपैरेटिव हमारे लिए कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी फिर अगर क्लाइमेट चेंज से लिंक करके पूछा गया है तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन नहीं है मेंस के, प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चन नहीं थे। जो मैसेज है वो आप तक जाए वो जरूरी है। और मैसेज क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को उठाओ, उनको एनालाइज करो, ऑब्जर्वेशंस को जुटाओ और उन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते टाइम अपने स्टडी पैटर्न के साथ लिंक करने की कोशिश करो, तभी आउटकम आएगा। वरना जरा सोचिए, आपको नहीं पता किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आप एनसीईआरटी और पता नहीं कौन कौन सी महेश बर्णवाल, जेसी लियोंग, किस किस प्रकार की बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, क्या कभी आप उत्तर सही दे पाओगे? आपको नहीं पता कि मेंस में किस तरह की इंटरलिंकिंग है। आप रुककर पढ़ते टाइम कभी सोच ही नहीं रही कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप घबराएंगे। बहुत सिंपल है ये। इसलिए सदैव कहा जाता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये तो चलो ठीक है, हम ऑब्जर्वेशंस एकत्रित कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब जब आपको कहा गया ऑब्जर्वेशन एकत्रित करनी है, जितना मुझे समझ में आ रहा है किसी के पास ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसलिए फिर से एक सुझाव है
कि सबसे पहला पेज जिस भी सब्जेक्ट का है उसमें लिखिए कि उसकी एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है। दूसरे पेज पे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब ये चीजें क्लियर होंगी तभी पढ़ने का फायदा है, वरना एग्जाम में परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं आ पाएगी। अब ज्योग्राफी को लेकर कुछ और चीजें हैं। सामान्यतः माना जाता है कि ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ये एक भ्रम रहता है। ये भ्रम सही है? करंट अफेयर का योगदान है? क्या योगदान है, कोई बताएगा? बिल्कुल। देखिए, जो भौतिक भूगोल है और उसकी विशेषताएं हैं उसमें कुछ ज्यादा अपडेट नहीं होता जब तक कि कोई नई थ्योरी, नया सिद्धांत ना आए। बाकी जो दोनों यूनिट है, दूसरी यूनिट संसाधन आधारित थी और तीसरी यूनिट मेंस का सिलेबस हमने देखा वो क्या था, परिघटनाएं आधारित थी, जिसमें चक्रवात हो गया, अलग अलग तरह की। ये सदैव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। करंट अफेयर से कुछ लिंक कर सकते हैं, क्या चल रहा है देश दुनिया में, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब पढ़ते हैं। केरल, वायनाड, लैंडस्लाइड, जो भू संकलन का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो गया। यूपीएससी आपसे इसे डिजास्टर में भी पूछ सकती है, यूपीएससी आपसे इसकी बेसिक जो फिनोमिना है वो ज्योग्राफी में भी पूछ सकती है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीट वेव कुछ समय पहले हमने काफी अनुभव की है, तो हीट वेव का जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफिकल फिनोमिना की मैं बात करें तो मतलब हीट वेव का उदय कैसे होता है ना, कैसे क्रिएट होती है हीट वेव, तो कौन सी कंडीशंस चाहिए, पढ़ा है किसी ने करंट अफेयर? चक्रवाती दशाएं होंगी या प्रतिचक्रवाती दशाएं होंगी? आकाश बादल रहित होना चाहिए या बादल सहित होना चाहिए? उष्ण शुष्क दशाएं होनी चाहिए या नम तरह की दशाएं होनी चाहिए? तो जब हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। और जब यही हीट वेव जनमानस को, संपत्ति को, है ना, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने लगे तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, डिजास्टर की बात कर रहे होते हैं। कुछ और चल रहा है करंट अफेयर में। एक दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस शायद मैं पढ़ रही थी, उसमें एक आर्टिकल था कि एंटार्क्टिका में भी जो है हम क्या देख रहे हैं कि वहां जो एवरेज टेम्परेचर रहता है उसकी तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर है, और कुछ कुछ स्थानों पर और कुछ कुछ समय में तो ये टेम्परेचर की बढ़ोतरी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब प्रश्न बनता, अब देखो इसमें से आपको एनवायरनमेंट भी खोजना है, इसमें आपको ज्योग्राफी भी खोजनी है, क्लियर होना चाहिए कि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले तो वहां पर टेम्परेचर कम ही क्यों रहता है, तो समझ में आया कि पोलर वर्टिक्स का एक कंसेप्ट है जो काम करता है। सुना है किसी ने पोलर वर्टिक्स, है ना, ध्रुवों पर होता है, जो ठंडी हवा को वहां पर पकड़ के रखता है, बाहर नहीं आने देता। तो क्या समझ में आया, पोलर वर्टिक्स कमजोर हुआ और गर्म वायु जो आसपास की थी वो प्रवेश कर गई। दूसरा क्या हुआ, बर्फ पिघल रही है, मानव जनित गतिविधियों का प्रभाव है, क्लाइमेट चेंज, यहां पर एनवायरनमेंट जुड़ गया। कोरल ब्लीच परिघटना कुछ समय पहले काफी अधिक चर्चा में रही। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरह की जो न्यूज आए उस पर आपको अपनी नजर बना के रखनी है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। अर्थक्वेक कहीं पर आ रहा है, आपसे अर्थक्वेक की परिघटना तो आपने पढ़ी, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलवेव सब आपने पढ़ा है, लेकिन कहीं पर स्पेसिफिकली कोई अर्थक्वेक आया, वहां पर कोई प्लेट बाउंड्री है, हो सकता है यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ये अर्थक्वेक इन प्लेट बाउंड्रीज पर आया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्री है। अब आप कहेंगे कि साइक्लोन तो बहुत बेसिक फिनोमिना है, वो तो हम सब जानते हैं कि साइक्लोन कौन सी दशाएं होती हैं तब बनता है। करंट का क्या योगदान है? करंट अफेयर में बहुत कुछ बदल रहा है। साइक्लोन कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, कितनी तीव्रता, कितनी बारंबारता उनकी बढ़ रही है, प्लस साइक्लोन का पहले जो एक रूट होता था कि भारत में ठीक है इस दिशा में चलकर आएंगे, रूट बदल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर में नया मोड़ ले रही हैं। तो ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से कवर करना है, चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करंट अफेयर पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, सिलेबस को समझो, वहां से ऑब्जर्वेशन निकालो, करंट अफेयर को साथ साथ लिंक करते चलो। साइक्लोन के आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया, आपने जहां अपने नोट्स बनाए हैं, कोई नया साइक्लोन आया वहां पर आप मेंशन कर दो, उसके बारे में कोई नई बात थी उसे मेंशन कर दो, क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आती है।
कुछ कुछ न्यूज़ आती है, अगर आपने उनको लिंक कर दिया तो ज्योग्राफी के नोट्स आपके अच्छे हो जाएंगे और फाइनली वो करंट अफेयर फिर आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन हम करते क्या है, सामान्यतः हम क्या करते हैं, और आप सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं ना कि चलो मैं कहीं ऑब्जर्वेशन लिख लूँ ताकि मुझे क्लियर रहे, चलिए करंट अफेयर में ये आया, अपने नोट्स उठाकर मैं न्यूज़पेपर में ये पढ़ रहा हूँ या मैगजीन में ये, तो यहाँ पर मैं लिंक कर दूँ। ये जो छोटे छोटे मेहनत वाले काम होते हैं, ये करने से हम बचते हैं और इसका अंतिम आउटकम क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। तो करंट अफेयर भी आपको लिंक करके चलना है। बाकी ज्योग्राफी के लिए सब्जेक्ट मैटर आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स आप पढ़ते हैं? पढ़ते ही नहीं है। ज्योग्राफी के लिए देखिए, उच्च स्तर की बुक अच्छी है, कई बुक अच्छी हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपने देखा कि ज्योग्राफी अभी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ प्रश्न टकरा सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आप देखोगे कि अभी भी आपको अधिकांश प्रश्नों का उत्तर एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। तो ज़्यादा भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एनसीईआरटी आपके क्लास नोट, क्लास में जो टीचर लिखवा रहा है, अगर आप तीनों को लिंक कर लोगे तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी की आपको अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो मैंने आपको शोभ मंडल की ऊंचाई, जो मैंने आपको समताप रेखाओं वाला क्वेश्चन दिखाया, ये सब क्या है, सिंपल सीधा एनसीईआरटी से उठाए गए प्रश्न हैं। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी अभी भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी कौन सी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, कौन सी है 11th क्लास की एनसीईआरटी? भौतिक भूगोल और भारत का भौतिक पर्यावरण, और 12th की मानव भूगोल के सिद्धांत आधारित एनसीईआरटी। अगर आप इन्हें सही से कवर कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अधिकांश प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया? सिलेबस को समझो, क्वेश्चन पेपर्स को समझो, करंट अफेयर को लिंक करो। जब पढ़ो तो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। डेटा, फैक्ट, ट्रेंड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैप के थ्रू चीज़ों को आप कवर करते हैं तो उन चीज़ों को याद रखना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? इतनी सारी चीज़ें बता दी, इन्हें आप इस्तेमाल में कैसे लाएंगे? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज तो यही है कि पता तो है कि ये करना है, तो सबसे पहले तो बताए कि ऑब्जर्वेशन आपको लिख के रखनी है। क्लास में आपको मैसेज आ रहा है कि आपको कल ये टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ाया जाएगा, तो उस टॉपिक को बेसिक एनसीईआरटी बुक से एक बार रिवाइज करके आ जाओ। क्लास में पढ़ाया गया, कंसेप्ट क्लियर हुए, एनसीईआरटी बुक में जितना ज्ञान था उस ज्ञान आधारित कोई भी आपका डाउट आप टीचर से पूछ सकते हो, वो क्लियर हुआ। क्लास में टॉपिक क्लियर हुआ, एनसीईआरटी में पढ़ लिया, एक बार जाकर जो आपको मटेरियल मिला है उसमें उस और टॉपिक को रिवाइज कर लो। कुछ 1, 2, 3 एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगी जो क्लास में नोट्स लिखवाए गए थे, उसमें आप गैप छोड़ते हैं थोड़ा सा साइड में स्पेस, उसमें आप ऐड कर लो। आपकी ज्योग्राफी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। अभी तक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे अनप्रिडिक्टेबल तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है वहीं से अधिकांश प्रश्न आ रहे हैं। तो सही दिशा में आप तैयारी कर लोगे तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या ये काम आप करते हो कि मेल देखकर पहले घर से एक बार रिवाइज करके आते हो, फिर आप क्लास अटेंड करते हो और जाकर जो क्लास में कवर करवाया गया है उसका रिवीजन प्लस आपका जो मटेरियल है उसमें क्या दिया गया है उसे लिंक करने की कोशिश करते हो? नहीं करते। करंट अफेयर मैगजीन में जब आपने ज्योग्राफी जैसा कुछ पढ़ा जो कि सामान्यतः एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होता है, क्या उसे वो जिस टॉपिक से लिंक है उस टॉपिक से लिंक करने की कोशिश करते हो? नहीं करते, नहीं करते। अच्छा, कितनी बार कितने टीचर्स ने आपको सेम बात बताई होगी, क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, वो तो है कि तैयारी आपने शुरू की है तो 100% नहीं जाएगा। 100% जैसी कोई चीज होती नहीं तैयारी में, परफेक्शन कुछ नहीं होता। कोशिश आप कर रहे हैं, पहले थोड़ा कम समझ में आया, दूसरी तीसरी चौथी बार करेंगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना? तो इसी तरह से करते रहो।
सीधी चीज़ों को हम नहीं अपनाते, हम पता नहीं किस तरह की रणनीति की उम्मीद करते हैं। रणनीति बहुत ही सीधी होती है, जो पढ़ो उसे एग्जाम की डिमांड से लिंक कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं आप उन्हें अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। नोट्स में इंक्लूड करके जब भी आप टेस्ट वगैरह देने जाओ, जो सेगमेंट पूछा जाने वाला है उसे अच्छे से रिवाइज करके जाओ। रिवाइज करके जाकर आप अपना टेस्ट दो। टेस्ट देकर आकर ये देखो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ पर मेरे पास जानकारी का अभाव था, कौन से प्रश्न आते आते गलत हो गए हैं, है ना। उसको आइडेंटिफाई करके अपनी कमियों को कम करने की कोशिश करो। सब्जेक्ट मैटर की जहां कमी है उसे और बढ़ाकर उन टॉपिक्स पर जहां समझ अच्छी नहीं है अच्छे से समझ बनाने की कोशिश करो। फिर से तैयारी करो और दूसरा टेस्ट देने जाओ। इसी तरह से इंप्रूवमेंट होता जाएगा, है ना। चाहे प्रीलिम्स की मैं बात करूं चाहे मेंस की मैं बात करूं, तो ये सिंपल सी रणनीति है। तो रणनीति क्लियर हुई कि अब करना क्या है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो आप अगर ज्योग्राफी में इस्तेमाल में लाते हैं तो ज्योग्राफी की तैयारी आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी की तैयारी बहुत ही सिंपल है, ना कंसेप्ट से डरना है ना फैक्ट से डरना है, क्योंकि मैप ज्योग्राफी में आपके लिए सहायक है। मैप के थ्रू आप कंसेप्ट भी इजीली समझ सकते हो और कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी इजीली रिटेन कर सकते हो, और साथ ही उन मैप मानचित्र को जहां जरूरत है अपने आंसर्स में भी लाने की कोशिश आपको करनी है। और वो कब कर पाएंगे, जब पहले मैप्स को अपने हाथ से खुद ड्रॉ करके देखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कोई तस्वीर देखी और सिर्फ देखकर सीधा एग्जाम में जाकर आप मैप बना देंगे, तो ये संभव नहीं है। तो यही चीजें हैं जो आपको ज्योग्राफी में करनी है। इसी के साथ सेशन एंड करूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं जब भी कोई नेक्स्ट क्लास प्लान होती है, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।